चलो हेडिंग लिखो। निश्चित समाकलन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन हो गया जी। परिभाषा लिखो इसकी। जब किसी फलन का समाकलन दो निश्चित सीमाओं के भीतर करते हैं, दो निश्चित सीमाओं के भीतर करते हैं, दो निश्चित सीमाओं के भीतर करते हैं, तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं, तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। जब किसी फलन का समाकलन दो निश्चित सीमाओं के भीतर करते हैं तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। हो गया? एक काली पेन से लिख लेना इसे। समाकलन a to b और fx dx से प्रदर्शित करते हैं। समाकलन a to b fx dx या a से b कह सकते हो, fx dx से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? जहां a समाकलन की निम्न सीमा, जहां a समाकलन की निम्न सीमा तथा b समाकलन की उच्च सीमा, तथा b समाकलन की उच्च सीमा होती है, हो गया? नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिखना, सिंगल इंडिकेट पॉइंट। यदि किसी फलन fx का समाकलन, यदि किसी फलन fx का समाकलन अंतराल a to b, अंतराल बंद अंतराल लिखना a, b, बंद अंतराल मतलब बड़ा कोष्ठक, अंतराल a, b में करना हो, हो गया? तो इसे लिखते हैं, तो
इसे लिखते हैं। हो गया, तो इसे लिखते हैं, यही लिखेंगे। क्यों जी? क्योंकि समाकलन किसका करना है हमको? fx का करना है, तो वो dx के सापेक्ष ही होगा। और क्या करना है? समाकलन करना है, समाकलन लगाएंगे। और किस अंतराल में करना है? a, b, मतलब a इसकी निम्न सीमा है, b इसकी उच्च सीमा है, तो इधर a लिख दो और इधर क्या लिख दो? b। तो चाहे अंतराल दे के सवाल पूछे, चाहे इस तरह से सीधे दे के सवाल पूछे, दोनों का मतलब एक ही। ठीक है, तो लिख सकते हो। तो इसे लिखते हैं, डैश दे के इसे लिख दो। हो गया, आगे लिख लेना। जहां जहां बड़े कोष्ठक में a, b, जहां बड़े कोष्ठक में a, b को हो गया समाकलन का परिसर कहते हैं। समाकलन का परिसर कहते हैं। हो गया, अब नीचे लिखो। हेडिंग निश्चित समाकलन, एक मिनट, हाँ लिखो पहले, हेडिंग लिखो। निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना। 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 हो गया ना? देखो इसमें प्रत्येक निश्चित समाकलन का, प्रत्येक निश्चित समाकलन का प्रत्येक निश्चित समाकलन का, हो गया, एक अद्वितीय मान होता है। एक अद्वितीय, अद्वितीय मतलब यहां पे हम निश्चित लगा सकते हैं। अद्वितीय मान होता है। हो गया, जिसे ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम, जिसे ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम जिसे ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम, हो गया, दिए गए फलन का, दिए गए फलन का अनिश्चित समाकलन कर लेते हैं। दिए गए फलन का अनिश्चित समाकलन कर देते हैं। हो गया ना? कोष्ठक में लिख लेना, उसी के आगे कोष्ठक में, चूंकि निश्चित समाकलन, चूंकि निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन समाकलन अचर पर निर्भर नहीं करता है। समाकलन अचर c पर लिख लेना। निश्चित समाकलन, समाकलन अचर c पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है। हो गया, इसलिए यहां
समाकलन अचर c का प्रयोग नहीं करते हैं, या डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ c का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ c का प्रयोग नहीं करते हैं। कोष्ठक बंद कर दो। अब नीचे लिखो, अनिश्चित समाकलन करने के बाद, अनिश्चित समाकलन करने के बाद अनिश्चित समाकलन करने के बाद हो गया, प्राप्त फलन में चर x के स्थान पर उच्च सीमा का मान रख देते हैं, उच्च सीमा का मान रख देते हैं। उच्च सीमा का मान रख देते हैं, हो गया। फिर ऋण चिन्ह लगाकर निम्न सीमा का मान रख देते हैं, ऋण चिन्ह लगाकर निम्न सीमा का मान रख देते हैं। ऋण चिन्ह लगाकर निम्न सीमा का मान रख देते हैं, हो गया। और उसे हल कर देते हैं, जिससे निश्चित समाकलन का मान प्राप्त हो जाता है, जिससे निश्चित समाकलन का मान प्राप्त हो जाता है। हो गया ना। तो अब देखो, जैसे मान लो एक फलन है स्मॉल fx, ठीक है ना, और इसका अनिश्चित समाकलन हमने देखा क्या होता है, कैपिटल Fx, अनिश्चित समाकलन, ठीक है ना। तो अगर हमें समाकलन करना हुआ निश्चित, अर्थात a से b fx dx, तो कुछ नहीं करना है, हमने कहा फलन का पहले अनिश्चित समाकलन कर दो। अगर तुम्हें निश्चित समाकलन करना है तो उसमें हमने क्या लिखवाया, फलन का पहले निश्चित समाकलन कर दो, और उसके आगे कोष्ठक में हमने लिखवाया कि चूंकि निश्चित समाकलन अचर पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए हम समाकलन अचर c का प्रयोग नहीं करेंगे। लिख दोगे तो भी किसी घाटे या फायदे में नहीं रहने वाले हो। कल के एग्जाम्पल में हमने देखा था c हमने लिखा, लेकिन बाद में वो कट गया था, दिखाई दे रहा है ना। तो c लिखोगे तब भी कोई गलती नहीं है, नहीं लिखोगे तब भी कोई गलती नहीं है। तो अब हम fx dx का समाकलन क्या जानते हैं, कैपिटल Fx जानते हैं ना, लेकिन निश्चित करना है, इसलिए हमने इसको कहां बंद किया, बड़े कोष्ठक में, और नीचे लोअर लिमिट लिखे और ऊपर अपर लिमिट लिख दिए। हो गया ना। तो बराबर हमने क्या बताया कि पहले x के स्थान पर, कहने का मतलब अनिश्चित समाकलन करने के बाद प्राप्त फलन, अनिश्चित समाकलन तुमने कर दिया तो कौन सा फलन प्राप्त हुआ, कैपिटल Fx प्राप्त हुआ। अब इसमें चर पद x के स्थान पर एक बारी उच्च सीमा रखो, फिर ऋण चिन्ह लगाकर निम्न सीमा रखो। तो लिख दो पहले एक बार, चर x के स्थान पर कौन सी सीमा, उच्च सीमा, अर्थात क्या है, b, दिख रहा है। और फिर माइनस चर x के स्थान पर क्या, निम्न सीमा क्या है, a।
तो फाइनली फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है, a से b स्मॉल एफ एक्स डी एक्स बराबर, देखो जो f है रहेगा, जहां x है वहीं एक बार क्या रखना है b, और ऋण चिन्ह लगाना है, जहां x है वहीं एक बार क्या रखना है a। यही हमारा फॉर्मूला है। तो हमको तो इस फॉर्मूले से थोड़ी मतलब, हमको तो पूरी क्रियाविधि से मतलब है ना, हम लोग लगाते चलेंगे वही। ठीक है, लिख सकते हो। तो निश्चित समाकलन ज्ञात करना कुछ कठिन नहीं है, कल हमने देख ही लिया था, 2 एग्जाम्पल देखे थे, आसानी से समझ गए होगे और लगभग अभ्यास लग भी गया होगा, छुआ ही नहीं किए। सोचे जाने दो, जब सर जी लिखवाएंगे, बहाना तो ही है, सर जी नहीं समझ में आया था, लेकिन सही बात है समझ में आ गया था, लेकिन तुम लोग लगाए नहीं हो। लगाए हो, कई लगाए 5 मिनट का है, चलो कम से कम कुछ बहादुरी काम तो किए। लगा के खत्म करो, जितना जल्दी खत्म करोगे उतना ही फायदे में रहोगे। पिछली बार सोचो, अब तक हम समाकलन खत्म कर दिए थे, तब कहीं जाके सिलेबस तुम्हारा फरवरी में खत्म हुआ था, अब तक समाकलन खत्म हो गया था। इस समय हम अवकलन का अनुप्रयोग लगभग आधा खत्म कर चुके थे। इस बार तुम लोग थोड़ा फायदे में हो, क्योंकि जो तुम लोग का 30% सिलेबस कम किया है, उधर जो त्रिविम ज्यामिति का आधा हिस्सा खत्म कर दिया है। नहीं अब ऐसा नहीं होने वाला, तुम लोग हटा देंगे तो हुआ फिर करेंगे। इसीलिए तो दिमाग लगा रहे हैं, नहीं तो पंचायत चुनाव तुम्हारा मार्च में होता तो फरवरी में पेपर खत्म हो जाता। इसीलिए दिमाग लगा रहे हैं, पंचायत चुनाव के बाद पेपर होगा, मतलब अप्रैल तक तुम्हारे पास भरपूर टाइम है, पढ़ो आराम से। और सबको पता है कि बच्चे स्कूल पर कोई निर्भर नहीं है, जो कोचिंग बंद करने का आदेश सरकार दे के बैठी ना, सरकार पता है सारी कोचिंग चल रही है, लेकिन उनको भी पता है कि हाँ जब हम स्कूल चलाने नहीं दे रहे हैं तो कोचिंग से ही तो बच्चे पढ़ेंगे, सब पता है उनको। बस केवल हाँ पॉलिसी चलती है कि हमारी नजर में नहीं आ रहा है, हमको नहीं पता है। चलो अब लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखो। देखो समाकलन 0 से π/2 sin x प्लस cos x dx, समाकलन 0 से π/2 sin x प्लस cos x dx हो गया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, हमने पढ़ रखा है कि अगर 2 फलन प्लस में है तो दोनों का अलग अलग समाकलन करना पड़ता है, तो यही वाला निश्चित समाकलन दोनों पे अलग अलग लगा दो, ठीक है। और दोनों को हल करने के बाद इस फलन की अपर लिमिट लोअर लिमिट इसके साथ रखो, इस फलन की अपर लिमिट लोअर लिमिट इसके साथ रखो। दूसरा ऑप्शन क्या है, दोनों का एक साथ अनिश्चित समाकलन कर लो और दोनों में एक साथ अपर लिमिट रखो और दोनों में एक साथ लोअर लिमिट रखो, दोनों तरीका, ठीक है। तो हम लोग सिंपल वाला लगाते हैं जो अलग करके लगाया जाएगा। देखो समाकलन 0 से कहां तक, π/2 तक किसका करना है, पहले sin x का dx, और फिर प्लस समाकलन 0 से π/2 तक किसका, cos x का dx। sin x का समाकलन जी cos x माइनस cos x, अच्छा चलो माइनस cos x, और उसके बाद 0 इधर क्या π/2 प्लस cos x का sin x, कहां से कहां 0 से π/2। अब देखो यहां पर अगर माइनस के साथ ही तुम लिमिट की शुरुआत करते हो तो गलती कर सकते हो,
क्यों? क्योंकि तुमको रखना है एक बार अपर लिमिट फिर माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो पता चला ज्यादा जल्दी में हो तो माइनस सूत्र में दिख रहा है तो इसका माइनस लगाओगे ही नहीं, लेकिन माइनस तुमको लगाना है क्योंकि इसका खुद का चिन्ह है। दूसरा ऑप्शन क्या है, माइनस चिन्ह पे लिमिट का तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इस माइनस को तुम बाहर ही कर दो, हो गया, और लिमिट केवल किस पे लग जाएगी, cos x पे, और ऐसे इधर प्लस किस पे लिमिट लग जाएगी, sin x पे। अब हमको पता है एक बार रखना है अपर लिमिट रखना है ना, तो माइनस एक बार रखना है उच्च सीमा, और माइनस लगा के क्या रखना है, निम्न सीमा। इतना तो पता ही है ना किसके स्थान पे रखना है, और प्लस बात नहीं, यहां पे रखना है फिर उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा। किसके स्थान पर रखते हैं, चरपद x के स्थान पर ना, तो इसका माइनस बाहर लगा है, लगा रहने दो, उच्च सीमा इसकी रखोगे, पहले क्या है उच्च सीमा ऊपर π/2, तो x की जगह रख दोगे π/2, और निम्न सीमा रखोगे तो कितना 0, और प्लस उच्च सीमा इसमें रखोगे तो sin π/2, उसके बाद माइनस sin 0 अंश। तो अब देखो क्या होगा, माइनस cos π/2 का मान 0 होता है, और माइनस cos 0 अंश का मान 1, और प्लस sin 90 अंश का मान 1, और sin 0 अंश का मान 0, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, और ये भी प्लस 1, मतलब कितना आ गया 2, ये i बराबर कितना आ गया 2 आ गया, नोट कर सकते हो। प्रतिस्थापन दूसरे अभ्यास का नियम है, पहले सामान्य वाला समझ लो फिर प्रतिस्थापन पे आते हैं। अब आज इतना टाइम नहीं है प्रतिस्थापन के लिए, फिर पूरा टाइम देना होगा, तब तक आज हम लोग इसमें कुछ सवाल ही कर लेते हैं ना। चलो देखो इधर एक अगला एग्जाम्पल, समाकलन करना है 0 से π/2 x cos x dx। यह काम ये वाला बताते हैं थोड़ा, x इंटू साइन x इंटू cos x dx हो गया। इसको कैसे किया जाए, इस समाकलन को करने के लिए दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहले तो अभी फिलहाल के लिए देख रहे हो 3 फलन गुणा में दिख रहे हैं, और खंडसा के लिए हमने केवल कितने फलनों का पढ़ा हुआ है, 2 फलनों का। तो कैसे 2 फलन में इसको बदले, पहला ऑप्शन तो तुमको क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या, अवकलन इसका सवाल में मौजूद है, दिख रहा है क्या, साइन x का अवकलन cos x सवाल में मौजूद है, t मान के प्रतिस्थापन कर सकते हो, तो क्या फायदा होगा, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये t बन जाएगा, और फिर ये जो तुम्हारा है x कैसे निकलेगा, क्योंकि जब तुमने साइन x बराबर t माना है, नहीं x बराबर, हाँ साइन x बराबर t माने हो ना, तो x बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स t हो जाएगा, होगा। तो x की जगह रख दोगे साइन इनवर्स t, और इसकी जगह रख दोगे t, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद क्या करोगे, खंडता लगा लोगे, हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, अगर तुम प्रतिस्थापन नहीं करना चाहते हो, तो 2 का गुणा करा दो इसमें, तो 2 sin x इंटू cos x किसका फॉर्मूला हो जाएगा,
sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा, और 2 से उस समय भाग भी दे दोगे तो 2 सबसे बाहर चला जाएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा ना। तो क्या करें, प्रतिस्थापन लगाया जाए कि सीधा वाला? प्रतिस्थापन लगाए। अच्छा चलो, शुरू करें। 2 से गुणा व भाग, तो समाकलन 0 से π/2, फिर x इंटू 2 का गुणा करा दिए 2 sin x इंटू cos x अपॉन क्या होगा 2, उसके बाद dx। अच्छा एक बात बताओ, इसे करने जा रहे हो कोई फायदा मिलेगा? 2 बार करना पड़ेगा है? नहीं, लिमिट बदलने प्रोसेस अगले अध्याय में समझाएंगे, इसमें नहीं समझाएंगे। चलो ठीक है, देखो 0 से π/2 x इंटू, इसको लिख सकते हो क्या sin 2x, और 1/2 को क्या कर दो, बाहर कर दो, तो बचा है क्या x इंटू sin 2x, उसके बाद dx। अब बताओ किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने? क्यों x को फर्स्ट माने? इलेट रूल, ILATE, तो a पहले आता है t बाद में आता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, अलजेब्रिक पहले आता है। ILATE, आई था इनवर्स फंक्शन, कोई इनवर्स फंक्शन है नहीं, यह था लॉगरिथमेटिक, वो भी नहीं है, लॉग नहीं है इसमें। a अलजेब्रिक मतलब बीजगणितीय, ये वाला है, इसको क्या मानना है फर्स्ट, और t से ट्रिग्नोमेट्रिक, ये चौथे नंबर पे आता है, इसलिए इसको सेकंड मानना है। हो गया ना? अब शुरू हो जाओ, क्या करेंगे? अब समाकलन जैसे ही किए एक परेशानी बढ़ने वाली है, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इतना समझ गए, और समाकलन केवल उठाते हैं x इंटू किसको, sin 2x dx को। आया समझ में? क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमने कल समझाया था कि खंडशः समाकलन तुम करने जा रहे हो तो समाकलन 3 बारी करना पड़ेगा, करना होगा ना। 3 बारी का मतलब समझ रहे हो? इसमें तुमको पहले एक बार समाकलन सेकंड का करना होगा, फिर माइनस पूरे का समाकलन, फिर अंदर वाले फलन का समाकलन करना होगा। तो एक ही बार में 3 बारी समाकलन होगा, और तीनों पर तुम्हें लिमिट लगानी होगी, तो परेशान हो जाओ। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले इसका अनिश्चित समाकलन हमने पहले तुमको लिखवा दिया कि अगर निश्चित समाकलन करना है तो पहले उसका अनिश्चित समाकलन निकाल दो, फिर उसमें वैल्यू रख दो। तो पहले इसका पूरा अनिश्चित समाकलन निकाल लो, फिर यहाँ पे ले चल के वैल्यू रख दिया जाएगा एक साथ। तो क्या करेंगे अब देखो, समाकलन x इंटू sin 2x बराबर, फर्स्ट को रखो समाकलन सेकेंड का dx माइनस समाकलन कोष्ठक में ddx ऑफ फर्स्ट फलन क्या है जी x इंटू फिर समाकलन सेकेंड फलन, बात नहीं, समाकलन सेकेंड फलन का dx और फिर पूरे का dx। तो अब देखो, ये तो sin 2x आ गया, तुमने किसका समाकलन पढ़ा है जी, sin x का समाकलन पढ़ा है ना तुमने, क्या पढ़ा है माइनस cos x। तो क्या इसकी तरह इसका समाकलन कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? यक्स इसमें भी है, यक्स हमारे सवाल में भी है, इसलिए समाकलन सूत्र की तरह हो जाएगा, परंतु यक्स का गुणांक से भाग दिया जाएगा। ठीक, तो यक्स है और इसमें इसका समाकलन हो गया माइनस cos 2x, जहां यक्स है वहां 2x लिखा है ना, लेकिन नीचे उसी समय लिख देना क्या, x का गुणांक,
हो गया, और माइनस समाकलन डी डी एक्स ऑफ एक्स का क्या हो गया 1। फिर ऐसे ही इसमें इसका पुनः क्या हो गया माइनस कॉस 2x, फिर से नीचे क्या लिखा जाएगा x का गुणांक और फिर पूरे का क्या dx। आगे देखो क्या करेंगे अब, माइनस x cos 2x अपॉन 2, क्योंकि x का गुणांक कितना है यहाँ पे 2 है ना। उसके बाद क्या करोगे, माइनस माइनस, ये माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, माइनस माइनस प्लस, और देखो 1/x का गुणांक क्या है 2, इसको बाहर कर दो और समाकलन केवल किसका बच गया cos 2x का dx बच गया, तो माइनस x cos 2x अपॉन 2 और प्लस 1/2। ऐसे ही जैसे sin 2x का हुआ वैसे cos 2x का आप कर सकते हो। क्या होगा cos 2x का समाकलन sin 2x होगा, और नीचे फिर से क्या करना होगा x का गुणांक से भाग देना होगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जब भी इस तरह का करो x का गुणांक से भाग देना मत भूलना, पहले ही इसको बता दिया गया है x cos 2x अपॉन 2 प्लस 1/2 इंटू कितना कर सकते हो 2, उसके बाद ये क्या sin 2x, तो फाइनली इसमें कर सकते हो तुम, बाहर कर दें क्या कुछ जा लिख दो x cos 2x अपॉन 2 और प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं sin 2x अपॉन 4। ये इतना आ गया। अब इसको उठा के हम यहाँ रखेंगे और इसके नीचे लोअर लिमिट, इसके ऊपर अपर लिमिट लगाएंगे। तो नोट करो, फिर आगे देखते हैं। ऐसे ही तुम्हारा देखो 17 का सवाल नंबर पहला और दूसरा लगने वाला है, खंडशः ही है दोनों, समझ गए, लेकिन उसमें साधारण खंडशः था, इसमें थोड़ा 2 का गुणा भाग करा के बड़ा हो गया ना, वो सिंपल खंडशः है, शुरू से ही लगा सकते हो। तो खंडशः वाला जो भी आएगा पहले क्या करोगे उसका बिना लिमिट के खंडशः समाकलन कर लेना, क्योंकि देखो कितनी बार समाकलन लगा है, 1 बार 2 बार और 3 बार दिखाई दे रहा है, और पता चला पहले तुमने लिमिट रखा, यहाँ पे लिमिट नहीं लगाओगे तो सवाल गलत माना जाएगा। या तो दूसरा ऑप्शन है कि पूरे सवाल को ही बड़े कोष्ठक में बंद करके उसके नीचे लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट लगाओ, जो कि वो भी संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि ज्यादा बड़ा फिर से लगने लगेगा। इसीलिए पहले अनिश्चित समाकलन ही कर लिया करो, बाद में रख दिया करो। मतलब नहीं, कुछ लिखना नहीं है तुमको, कुछ लिखना नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और उसका समाकलन करना शुरू कर लो, कोई लिखना जरूरी नहीं है तुम्हें। नोट में उतारो, जल्दी जल्दी उतारो। चलो देखो यहाँ पे अब हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहता है I बराबर था 1/2 समाकलन 0 से कहां तक y/2 और x sin 2x का dx है ना। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 बड़ा कोष्ठक लगाएंगे क्योंकि समाकलन हम कर चुके हैं। क्या हमने पाया x cos 2x और अपॉन 2 और प्लस sin 2x अपॉन 4 और इधर 0 ऊपर π/2। तो एक बार हमको उच्च सीमा रखना है, फिर माइनस निम्न सीमा रखना है। तो 1/2 यहाँ उच्च सीमा माइनस
निम्न सीमा। तो पहली बार इसमें जहां जहां दिख रहा है यक्स वहां वहां उच्च सीमा अर्थात π/2 रख दो। समझ गए? कहने का अर्थ 1/2 और इसको छोटा कोष्ठक लगा लो अंदर, जिससे परेशानी की संभावना ना हो। तो क्या हो जाएगा, माइनस यक्स की जगह π/2 और फिर cos 2 गुणा यक्स की वैल्यू π/2 और फिर नीचे 2 प्लस साइन 2 इंटू π/2 और नीचे कितना 4 हो गया। दूसरा भी ऑप्शन था, दोनों को अलग अलग कर लेते, जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में किए थे वो भी कर सकते थे। उसके बाद माइनस लगाओ, निम्न सीमा अब रखना है, तो माइनस यक्स की जगह 0 और cos 2 गुणा 0/4 और प्लस साइन 2 गुणा 0/4। तो इधर देखो 1/2 ये 2 है ना, ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। π/2 गुणा cos पाई बच गया, ये cos पाई देख रहे हो, और बटे कितना बचा 2 और प्लस यहां पे ये क्या बचा sin π/4 और फिर माइनस प्लस, इसमें 0 का गुणा तो पहले 0 हो गया ये, और प्लस ये क्या हुआ अभी sin 0/4। तो अब देखोगे क्या होगा 1/2 और यहां से ये 2 नीचे ही तो रहेगा ना, तो माइनस π/, इसको 2 गुणे 2 लिख दे तो कोई गलती हुई नहीं। और cos पाई का मतलब समझते हो, cos 180 अंश, और cos 180 अंश का मान क्या होता है -1 और प्लस sin पाई sin 180 अंश का मान 0/4 प्लस ये 0 खत्म और इसका भी 0/4। तो फाइनली आंसर क्या मिल गया जी, देखो 1/2 है और ये तुम्हारा माइनस π/, कितना हो गया 4 और cos 180 अंश का मान -1, बाकी तो प्लस में सब क्या हो गए 0। तो हो गया तुम्हारा 1/2 गुणा π/, कितना 4, उत्तर आ गया π/8। तो उत्तर मिलान कर लो, आया नहीं आया। सवाल था 18 नंबर, 18 का पहला। हाँ अब यही है, बड़ा लगेगा क्योंकि समाकलन करने के बाद अब इतना बड़ा होगा, इसमें है, नोट कर लो। जल्दी नोट करो, टाइम ज्यादा हो रहा है।